दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। स्थिर विद्युतिकी के अंदर आज हम गाउस का नियम क्या है इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट गॉसेस लॉ और गाउस का नियम। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम विद्युत फ्लक्स क्या है, स्थिर विद्युतिकी में गाउस का नियम क्या होगा और साथ में हम गाउस नियम के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स क्या है? एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से अभिलंब दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा हुआ है। सो एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से अभिलंब दिशा में जितनी भी विद्युत बल रेखाओं की संख्या गुजरेगी वही हमारा विद्युत फ्लक्स होगा। अब यहां पर हमने ये पृष्ठ दर्शाया है और ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। अब हमने इसका अल्पांश लिया है जो ds है और इस ds क्षेत्रफल के अभिलंब दिशा में क्षेत्रफल हमारा ये है जिसको हमने ds वेक्टर कहा है। अब विद्युत क्षेत्र यहां पर है और ds वेक्टर इधर है, दोनों के मध्य कोण हमारा थीटा है। माना एक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल s है, विद्युत क्षेत्र E में स्थित है। यदि ds s का क्षेत्रफल अल्पांश है तो ये हमारा जो क्षेत्रफल s था इसका क्षेत्रफल अल्पांश हमने ये लिया है जो ds है, जो इस सतह के अभिलंब दिशा में स्थित है। तो अभिलंब दिशा में जो हमारा क्षेत्रफल अल्पांश होगा उसको हम ds वेक्टर कहेंगे। सो En इज इक्वल टू ds की दिशा में विद्युत क्षेत्र का अभिलंब घटक। सो विद्युत क्षेत्र हमारा इस दिशा में है। अगर हम इस दिशा में विद्युत क्षेत्र E का घटक लें तो इस घटक को हमने En माना है। सो En ds की दिशा में विद्युत क्षेत्र का अभिलंब घटक है। सो d फाई क्या आ जाएगा? En इंटू ds, क्योंकि हमने कहा था एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से अभिलंब दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो विद्युत फ्लक्स यहां पर d फाई इक्वल टू En ds आ जाएगा। एंड En मैंने कहा है इस विद्युत क्षेत्र E का इस दिशा में घटक है, तो E का अगर हम इस दिशा में घटक लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? E cos थीटा। सो E cos थीटा इंटू ds। अब cos थीटा है, इसका मतलब E और ds के मध्य डॉट प्रोडक्ट होगा या अदिश गुणन होगा। सो d फाई इक्वल टू E ds cos थीटा, और यहां से हमको d फाई मिल गया E डॉट ds, क्योंकि a डॉट b हमारा है a b cos थीटा। ये जो हमारा थीटा है ये a और b के मध्य का कोण है, इसलिए E ds cos थीटा आ जाएगा E डॉट ds। सो d फाई इज इक्वल टू E डॉट ds। दिए गए पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, अभी हमने ये जो विद्युत फ्लक्स निकाला है ये ds क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। यदि हमें कुल विद्युत फ्लक्स निकालना है तो हमको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और वो भी इंटीग्रेशन जो होगा वो सरफेस इंटीग्रेशन होगा या पृष्ठ समाकलन होगा। सो फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन डी फाई, और डी फाई हमारा ई डॉट डी एस है। सो यहां पर आप डी फाई की जगह ये ई डॉट डी एस रख दो। सो फाई क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। नाउ फाई अभी हमने निकाला है सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। इस प्रकार विद्युत फ्लक्स को हम विद्युत क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन से भी परिभाषित कर सकते हैं। तो इस समीकरण से स्पष्ट है
कि आप विद्युत फ्लक्स को विद्युत क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन से परिभाषित कर सकते हो बंद पृष्ठ के लिए। अब यहां पर हमने ओपन सरफेस लिया है या खुला पृष्ठ लिया है। यदि पृष्ठ बंद हो तो ये हमारा क्लोज्ड इंटीग्रेशन आ जाएगा। सो फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। विद्युत फ्लक्स का मात्रक, अब विद्युत फ्लक्स E इंटू डी एस है। डी एस जो क्षेत्रफल है उसका मात्रक मीटर स्क्वायर और E हमारा विद्युत क्षेत्र है जिसका मात्रक न्यूटन पर कूलम होता है। सो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, और साथ में E इक्वल टू वी बाई डी है। V विभव होता है और विभव का मात्रक वोल्ट, D दूरी जिसका मात्रक मीटर। सो E की जगह अगर हम वोल्ट अपॉन मीटर लिखें और ds हमारा मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर भी आ जाएगा। नाउ स्थिर विद्युतिकी में गाउस का नियम। अब स्थिर विद्युतिकी में गाउस का नियम क्या है, इसे हम गाउस प्रमेय भी कहते हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। तो अगर आपके पास में कोई भी बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ से जो कुल निर्गत फ्लक्स होगा उसका मान उस बंद पृष्ठ से जो भी आवेश परिबद्ध होगा उसका 1/ε0 गुणा होगा। और ये जो ε0 है ये क्या है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। यदि सिग्मा क्यू बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश हो तो विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां ये जो ε0 है ये निर्वात या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता है जिसका मान 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। नाउ फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस है। तो अगर मैं इस फाई की जगह ये वैल्यू यहां पर रख दूं तो हमको क्या मिलेगा, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन ε0। तो यहां से भी आप गाउस का नियम परिभाषित कर सकते हो। अब यहां से हमको क्या मिल रहा है, किसी बंद पृष्ठ के परितः विद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। सो ये क्या बता रहा है, बंद पृष्ठ के परितः विद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन ये बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल विद्युत आवेश है और ये निर्वात की विद्युतशीलता है। तो यहां से स्पष्ट है कि किसी बंद पृष्ठ के परितः विद्युत क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। यदि रो आयतन आवेश घनत्व हो तो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का मान क्या होगा, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी, क्योंकि रो हमारा आयतन आवेश घनत्व है और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश अपॉन आयतन। सो अगर हम यहां से सिग्मा क्यू निकालेंगे तो सिग्मा क्यू आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी। नाउ सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस है सिग्मा क्यू अपॉन ε0। अब अगर आप इस सिग्मा क्यू की जगह वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी यहां पर रखोगे तो हमको क्या मिलेगा, सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो डीवी। यह गाउस प्रमेय का समाकल रूप है। तो गाउस प्रमेय का समाकल रूप या इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस थ्योरम हमारा ये है। अपसरण प्रमेय से या डाइवर्जेंस थ्योरम से, सो अगर हम डाइवर्जेंस थ्योरम काम में लें तो वहां से हम सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। सो सरफेस इंटीग्रेशन
E डॉट ds इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट E dv या डाइवर्जेंस E dv। सो आप इस सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds की जगह वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट E dv रख दो तो ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डेल डॉट E dv इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो अपॉन इप्सिलॉन 0 dv। तो हमने क्या किया है, इस इप्सिलॉन 0 को अंदर भेज दिया है क्योंकि इप्सिलॉन 0 नियतांक है जो आयतन पर निर्भर नहीं करता है। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी आयतन समाकलन है एंड राइट हैंड साइड में भी आयतन समाकलन है, तो हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन से वॉल्यूम इंटीग्रेशन कैंसिल कर देते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा, डेल डॉट E इज इक्वल टू रो अपॉन इप्सिलॉन 0। सो डेल डॉट E इक्वल टू रो बाई इप्सिलॉन 0 या डाइवर्जेंस E इक्वल टू रो अपॉन इप्सिलॉन 0। और ये क्या है, ये गाउस प्रमेय का अवकल रूप है, यह गाउस प्रमेय का अवकल रूप है और दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस थ्योरम। नाउ गाउस नियम के अनुप्रयोग, अभी हमने गाउस नियम पढ़ा था, अब गाउस नियम के कुछ अनुप्रयोग हम यहां पर लेते हैं। सो गाउस नियम के अनुप्रयोग, अब फर्स्ट अनुप्रयोग है एक पतले सम आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। अब गोलीय कोश है तो कोश में आवेश केवल सतह पर रहता है जबकि अंदर की साइड में कोई भी आवेश नहीं होगा। तो यहां पर हमने एक गोलीय कोश दर्शाया है। इस गोलीय कोश का केंद्र O है और त्रिज्या R है, तो यहां पर हमने R त्रिज्या का एक गोलीय कोश दर्शाया है। अब इसको हमने प्लस Q आवेश दिया है, तो गोलीय कोश को दिया गया आवेश केवल इसकी ऊपरी सतह पर विद्यमान रहता है। अब फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है या प्रेक्षण बिंदु है वो गोलीय कोश के बाहर स्थित है और इस गोलीय कोश के केंद्र O से बिंदु P की दूरी अगर मैं स्मॉल r मानूं तो स्मॉल r का मान कैपिटल R की तुलना में अधिक होगा। सो यहां पर ये हमारा कोई पॉइंट P है जो केंद्र O से R दूरी पर है। अब हम क्या करते हैं, इस OP इक्वल टू R को त्रिज्या मानकर एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करते हैं और ये जो पृष्ठ है इसकी सतह को हम बोलते हैं गाउसी सतह। गाउसी सतह वह काल्पनिक सतह है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान रहता है और विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के तल के अभिलंब बाहर की ओर होता है। अब हमने क्या किया है, इस गाउसी सतह पर एक पृष्ठ अल्पांश लिया है, यह एक क्षेत्रफल अल्पांश लिया है जो हमारा ds है। अब मैंने कहा था गाउसी सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान रहता है और पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर होता है। सो ये हमारा विद्युत क्षेत्र है जो वेक्टर E है। गाउसी सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E का परिमाण समान रहता है। अब गाउसी सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds, ये हमने फ्लक्स की परिभाषा से लिया है। अब अगर हम A डॉट B को खोलें तो हमको मिलेगा ए बी कॉस थीटा। सो E डॉट ds क्या हो जाएगा, E ds कॉस थीटा। और ये थीटा क्या है, ये E और ds के मध्य का कोण है। अब यहां पर ds इस दिशा में है और विद्युत क्षेत्र E भी इसी दिशा में है, तो एंगल थीटा हमारा हो जाएगा 0 डिग्री। सो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और जैसे आप यहां पर 0 डिग्री रखोगे cos 0 का मान 1 होता है। सो फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E ds। नाउ गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान रहता है, तो E कांस्टेंट है इसलिए इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। सो E सरफेस इंटीग्रेशन ds, और ये क्या होगा, ये इस गाउसीय पृष्ठ का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और क्योंकि यह गोला है और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या हमने आर मानी है, सो सरफेस इंटीग्रेशन ds हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। सो फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ गाउस प्रमेय से फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो। तो गाउस प्रमेय अभी हमने पढ़ी थी, गाउस प्रमेय से फ्लक्स फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो था, एंड सिग्मा क्यू गाउसी पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश है जिसका मान क्यू था, तो सिग्मा क्यू की जगह हम क्यू लिख देते हैं। सो फाई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो। अब फाई का मान अभी हमने निकाला था e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, तो आप इस फाई की जगह e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर रख दो। सो e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो। अब हम क्या करेंगे, इस 4 पाई आर स्क्वायर को हम नीचे भेज देते हैं। सो e इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो q अपॉन आर स्क्वायर, एंड 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो को हम k लिख सकते हैं। सो e इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहां पर k एक नियतांक है जो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो होता है, और इसका मान 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। यदि सिग्मा गोलीय कोश का पृष्ठ आवेश घनत्व हो तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब ए क्या है, ए उस गोले का क्षेत्रफल है जो हमने लिया था, और जो हमने गोला लिया था वो आर त्रिज्या का था, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। सो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां से अगर हम क्यू निकालें तो 4 पाई आर स्क्वायर इस सिग्मा के गुणा में आ जाएगा। सो क्यू इक्वल टू 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। सो आप क्या करोगे, इस क्यू की जगह ये 4 पाई आर स्क्वायर यहां पर रख दो। सो ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहां पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। सो ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारा विद्युत क्षेत्र ई का मान आ गया है। अब सेकंड पॉइंट हमारा है, जब बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो। यदि बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर होगा तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। अभी हमने लिया था, यदि बिंदु P गोलीय कोश की सतह के बाहर स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र E आया था KQ अपन R स्क्वायर। अब बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर आ गया तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, तो आप स्मॉल r को कैपिटल R कर दो। सो E इक्वल टू KQ अपन कैपिटल R स्क्वायर। और साथ में हमने निकाला था सिग्मा के टर्म्स में E का मान सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो कैपिटल R स्क्वायर अपन स्मॉल r स्क्वायर। अब गोलीय कोश की सतह के लिए स्मॉल r हमारा कैपिटल R हो जाएगा। सो कैपिटल R स्क्वायर से कैपिटल R स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो हमको E मिल जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। नाउ थर्ड पॉइंट, जब बिंदु P गोलीय कोश के भीतर स्थित हो। तो यदि बिंदु P गोलीय कोश के भीतर होगा तो स्मॉल r का मान कैपिटल R की तुलना में कम होगा। अब गोलीय कोश में क्या है, चूंकि समरूप आवेशित गोलीय कोश में आवेश केवल कोश की सतह पर एक समान रूप से वितरित होता है, अतः गोलीय कोश के भीतर कोई भी आवेश नहीं होगा। तो अगर गोलीय कोश के भीतर आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र का मान भी शून्य होगा। तो इस अवस्था में गोलीय सतह गोलीय कोश के भीतर स्थित है, अतः गोलीय सतह से कोई भी आवेश परिबद्ध नहीं होगा, और E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर था। अब जब हमारा Q ही जीरो है तो E भी हमारा जीरो हो जाएगा। सो Q हमारा जीरो है, सो E इक्वल टू जीरो। तो यदि बिंदु P गोलीय कोश के भीतर स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। अब निष्कर्ष क्या निकल रहा है, यदि बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो, अर्थात स्मॉल r का मान कैपिटल R से अधिक हो,
तो E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, या E आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो जैसे जैसे R बढ़ेगा E का मान कम होगा। यदि बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, सो E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। और यहां पर ना तो R चेंज हो रहा है, ना Q चेंज हो रहा है, ना K चेंज हो रहा है, इसलिए E का मान नियत होगा, कांस्टेंट होगा। यदि बिंदु P गोलीय कोश के भीतर स्थित हो अर्थात R का मान कैपिटल R की तुलना में कम हो तो विद्युत क्षेत्र E का मान शून्य होगा। अब यदि मैं स्मॉल r एंड E के मध्य ग्राफ खींचूं तो जब तक स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर नहीं हो जाता तब तक E का मान शून्य है, क्योंकि बिंदु P गोलीय कोश के भीतर स्थित होगा। इसलिए यहां पर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है, यहां पर भी कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो E का मान 0। जैसे स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाता है E का मान के क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, तो E का मान यहां पर के क्यू बाई आर स्क्वायर। और उसके बाद में जैसे जैसे R बढ़ेगा E का मान कम होगा, तो यहां पर E का मान कम हो रहा है, तो ये E आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो स्पष्ट है कि जब बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर होगा तो विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम होगा जो के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। अब हम दूसरा अनुप्रयोग लेते हैं। तो एक सम आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। अब यहां पर हम एक सम आवेशित अचालक गोला ले रहे हैं या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ले रहे हैं। तो ये हमारा अचालक गोला है जो कि r त्रिज्या का है। अब अगर हम अचालक गोले को आवेश दें तो आवेश हम प्लस q दे रहे हैं, तो ये जो आवेश होगा ये सर्वत्र गोले में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो यहां पर हमारा आवेश वितरित हो जाएगा। अब फर्स्ट पॉइंट हमने लिया है, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो अर्थात R का मान कैपिटल R की तुलना में अधिक हो, तो यहां पर बिंदु P, ये हमने एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना की है जो हमारा गाउसीय पृष्ठ होगा। तो गाउसीय सतह, इस गाउसीय पृष्ठ का अल्पांश हमने ds लिया। गाउसीय सतह पर विद्युत क्षेत्र एक समान होगा और सतह के अभिलंब होगा, तो हमारे विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। अब गाउसीय सतह के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E का परिमाण समान रहता है। गाउसीय सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds। तो जो हमने गोलीय कोश में किया था जब बिंदु P कोश के बाहर स्थित था, वही प्रक्रिया हम यहां पर दोहरा रहे हैं। तो फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds, और E डॉट ds क्या हो जाएगा, E ds cos थीटा। अब ds भी यहां पर और E भी इसी दिशा में, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब यहां पर आप 0 डिग्री रखोगे तो cos 0 हमारा 1 हो जाएगा। सो फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds, E को हम बाहर ले लेते हैं, सो फाई इक्वल टू E सरफेस इंटीग्रेशन ds। और ये मैंने कहा था ये क्या है, गाउसीय सतह का क्षेत्रफल जो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर है। तो आप इसकी जगह 4 पाई r स्क्वायर रख दो। सो फाई इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। गाउसीय प्रमेय से फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन 0। सिग्मा क्यू हमारा क्यू है तो ये हमारा क्यू हो जाएगा। सो फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। अब फाई हमने निकाला था E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, तो आप इस फाई की जगह ये यहां पर रख दो तो हमको क्या मिल जाएगा, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन 0। अब इसको हम नीचे ले आते हैं, सो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई r स्क्वायर, और ये हमारा K था। सो E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो जो हमने गोलीय कोश में किया था वही प्रक्रिया हमने यहां पर दोहराई है जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित था। यदि रो गोले का आयतन आवेश घनत्व हो तो, अब आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश अपॉन आयतन। सो रो इक्वल टू क्यू बाई वी। अब V सम आवेशित अचालक गोले का आयतन है
और वो क्या होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। सो जैसे आप इसकी जगह 4/3 पाई आर क्यूब रखोगे, सो रो इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमको क्यू निकालना है तो हम इसको यहां पर भेज देते हैं। सो क्यू इक्वल टू 4/3 पाई रो आर क्यूब। अब क्या करोगे, हम इस क्यू की जगह ये यहां पर रख देते हैं। सो ई इक्वल टू 1/4πε0 4 पाई रो आर क्यूब अपॉन 3 इंटू 1/r²। अब यहां पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिल जाएगा ρ/3ε0 आर क्यूब अपॉन r²। तो विद्युत क्षेत्र E का मान रो के पदों में यदि बिंदु P सम आवेशित अचालक गोले के बाहर स्थित हो वह ये होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो तो यदि बिंदु P सम आवेशित अचालक गोले की सतह पर होगा तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। अभी हमने निकाला था जब बिंदु P बाहर स्थित है तो E इक्वल टू KQ/r²। अब यहां पर आप इस स्मॉल r को कैपिटल R कर दो, सो E इक्वल टू KQ/कैपिटल R²। और एक फॉर्मूला हमने निकाला था रो के पदों में E इक्वल टू ρ/3ε0 आर क्यूब अपॉन स्मॉल r²। अब स्मॉल r को कैपिटल R कर दो, सो E इक्वल टू ρ/3ε0 आर क्यूब अपॉन r²। अब r² और इसको कैंसिल करोगे तो E क्या आ जाएगा ρr/3ε0। सो E इक्वल टू ρr/3ε0। अब थर्ड पॉइंट, जब बिंदु P गोले के भीतर स्थित हो तो क्या होगा। तो यदि बिंदु P सम आवेशित अचालक गोले के भीतर स्थित है तो स्मॉल r का मान कैपिटल R की तुलना में कम होगा। तो अब हमने क्या किया है, ये हमारा वो गोला जिसको हमने आवेश दिया था और ये हमारा गाउसीय पृष्ठ है। तो गोले के केंद्र O से r दूरी पर स्थित हमने एक बिंदु P लिया है। इस OP इक्वल टू R को त्रिज्या मानकर हमने एक गोला खींचा है और ये काल्पनिक जो गोला है उसकी पृष्ठ हमारी गाउसीय पृष्ठ होगी। अब हमने प्लस क्यू आवेश दिया था, वो किसको दिया था, सम आवेशित अचालक गोले को। और ये गोला इस बड़े वाले गोले के अंदर स्थित है, इसका मतलब इसमें भी आवेश होगा। तो माना इसके अंदर जो आवेश है वो Q' है, तो आपने बाहर वाले गोले को आवेश प्लस Q दिया है। Q' आवेश इस अंदर वाले भाग में स्थित है। यदि गाउसीय सतह से परिबद्ध आवेश Q' हो तो Q' क्या आ जाएगा रो इंटू V', क्योंकि रो हमारा आयतन आवेश घनत्व है जो आवेश अपॉन आयतन होगा। तो अंदर वाले का आवेश Q' और इसका आयतन में V' मान लेता हूं, तो रो इक्वल टू Q' अपॉन V', और यहां से Q' क्या आ जाएगा रो इंटू V'। अब रो हमने निकाला था 3Q अपॉन 4 पाई r³। तो आप इस रो की जगह ये वैल्यू यहां पर रख सकते हो। एंड V' क्या है, V' इस गोले का आयतन है जो 4/3 पाई r³ होगा। सो हमने क्या किया, रो की जगह ये एंड इस V' की जगह 4/3 पाई r³ रख दिया। अब यहां पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दो, सो Q' आ जाएगा Q स्मॉल r³ अपॉन कैपिटल R³, क्योंकि यहां पर इस 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, सो Q' हमको ये मिल गया। गाउसी सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू E इंटू 4 पाई r² था जो हमने पहले निकाला हुआ है। गाउस प्रमेय से फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन ε0, और सिग्मा क्यू गाउसीय पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का मान है जो हमारा Q' है।
सो आप इस सिग्मा क्यू की जगह क्यू डैश रख दो तो फाई आ जाएगा क्यू डैश अपॉन इप्सिलॉन 0। अब फाई हमारा ये है, तो इस फाई की जगह अगर मैं ये यहां पर रखूं, सो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन इप्सिलॉन 0। अब आप इस 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे ले जाओ, सो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। नाउ क्यू डैश क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब है, तो इस क्यू डैश की जगह ये वैल्यू आप यहां पर रखो, सो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या करोगे, इस आर स्क्वायर से ये कैंसिल कर देते हैं, तो E आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। सो E का मान ये आ गया, और 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 होता है K। सो E इक्वल टू के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। अब R कांस्टेंट है, के क्यू भी कांस्टेंट है, तो E का मान R के समानुपाती होगा। नाउ Q का मान 4/3 पाई रो आर क्यूब भी है। सो अगर मैं इस Q की जगह ये वैल्यू रखूं, सो E क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 4 पाई रो आर क्यूब अपॉन 3 आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अब कैपिटल आर क्यूब से कैपिटल आर क्यूब भी कैंसिल कर दो, 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल कर दो, तो यहां से E आ जाएगा रो आर अपॉन 3 इप्सिलॉन 0। अगला पॉइंट है, जब बिंदु P गोले के केंद्र पर स्थित हो तो जब बिंदु P गोले के केंद्र पर होगा तो स्मॉल r का मान 0 होगा, और यदि बिंदु P गोले के भीतर है तो E का मान ये है। अब केंद्र पर स्मॉल r 0 है, तो इसको आप 0 कर दो, तो विद्युत क्षेत्र E का मान 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। निष्कर्ष क्या निकल रहा है, जब बिंदु P सम आवेशित अचालक गोले के बाहर है तो E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। सो E आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, तो जैसे जैसे R बढ़ेगा E का मान घटेगा। जब बिंदु P अचालक गोले की सतह पर है तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, और यहां से हमको E मिला था के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट है। जब बिंदु P गोले के भीतर स्थित है तो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, और यहां से हमको मिला था E इक्वल टू के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, और ये क्या हो गया, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो जैसे जैसे R बढ़ेगा E का मान बढ़ेगा, और केंद्र पर स्मॉल r का मान 0 है तो E का मान भी 0 है। अभी हमारा डायग्राम, तो गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र 0। अब गोले के केंद्र से सतह पर जाएं तो E का मान R के साथ बढ़ेगा, तो E का मान R के साथ बढ़ रहा है क्योंकि E R के समानुपाती है। सतह पर E का मान अधिकतम होगा जो के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, तो ये हमारा के क्यू बाई आर स्क्वायर। और जैसे ही हम गोले से बाहर आते हैं तो R अगर बढ़ेगा तो E का मान R के साथ घटेगा, तो E का मान आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, तो E का मान R के साथ घटता है, तो हमको ये डायग्राम मिलेगा। तो यहां पर हम आज का ये हमारा चैप्टर समाप्त करते हैं। यहां पर हमने गाउस का नियम क्या है, गाउस नियम के अनुप्रयोग क्या हैं और विद्युत फ्लक्स क्या होगा, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। सो गुड बाय।